नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने एक चीज़ सोची सुनी होगी कि अगर किसी के पास या किसी किसी के घर में चोरी हो जाए और वो चोर जो उसके घर में है, उसको पकड़ने के लिए वो क्या करेगा। एक तो ये है कि उसको घर में कोई सबूत मिलते हैं, तो आप सबूत इकट्ठे करते हैं। उसके बाद आप पुलिस के पास जाएंगे सबूतों को लेकर, और पुलिस को वो आप सबूत दे देते हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर केस चलता है। और अगर कोई कोर्ट है, उसे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए डीपर लेवल पर, तो एजेंसीज़ हैं हमारे पास, जैसे कोई सीबीआई है, ईडी है, कोई भी है, उसे वो सबूत कोर्ट प्रोवाइड करती है और उसे बोलती है कि आप और सबूत इकट्ठे कीजिए, और फिर उसके बाद चोर को पकड़ा जाता है और उसे सज़ा भी होती है। ऐसा ही होता है, हमने ये सारी चीज़ें लाइफ के अंदर देखी हैं। अब आप देखिए अदानी वाले केस में क्या हुआ। अदानी के केस में इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मीन्स जजमेंट पहले ही दे दी, ये चोर है, ये मोदी के साथ मिला हुआ है और ये उसके साथ मिलकर ये सारी धांधली करने की कोशिश कर रहा है। भी अब तो राहुल गांधी यहाँ तक आ गया है बोलने के लिए कि अगर आप बिजली का कोई बटन दबाते हैं तो पैसे सारे वो अदानी को जाते हैं। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ कि भाई, जब आप गाड़ी में तेल डलवाते हो तो आप रिलायंस वाले को पैसे दे रहे हो, आप रिलायंस के मोबाइल यूज़ करते हो, नेटवर्क यूज़ करते हो, तो आप रिलायंस को पैसे देते हो। और बचपन से तुम बड़े हुए हो तो नमक भी खाया होगा, तो नमक भी टाटा कंपनी का हमने खाया है बचपन से। दैट मीन्स कि हमने जब भी कोई खाना खाया सुबह दोपहर शाम को, तो हमने हमेशा पैसे जो हैं वो टाटा की कंपनी को, हमने रतन टाटा को पैसे दिए हैं। क्या इसको हम ऐसा ही समझे, या ये सिर्फ अदानी का ही रोना पीटना तुम्हारे ज़िंदगी में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें 24 के पहले एक वही काम करना है जैसे तुमने पहले राफेल में एक धांधली दिखाने की कोशिश करी थी कि भारत में धांधली हुई है, मोदी जी खुद जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे और इन्होंने पैसे खाए हैं। अभी तुमने दोबारा से अदानी अदानी करना शुरू कर दिया। नाउ, चोर तो तुमने पहले डिक्लेयर कर दिया उनको, ये चोर हैं, लेकिन क्या क्या उनके खिलाफ कोई सबूत क्रिएट करे आपने? क्या आपने सबूत कहीं रखवाए, कहीं दिलाए? किसका दावा किसका बोल रहे हो? और जी एक हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, हिंडनबर्ग ने आर्टिकल, कि ये चोरी हुई है और ये चोर हैं, इन्होंने धांधलियाँ करी हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट, सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक आर्टिकल है, नॉट इवन रिपोर्ट। उन्होंने कहीं भी रिपोर्ट नहीं दी है, सिर्फ आर्टिकल लिखे हैं। उनके आर्टिकल्स के ऊपर ये हल्ला गल्ला होना शुरू हो गया, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जो सेबी है हमारी स्टॉक एक्सचेंज वाली, उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट जो ये जांच है उसकी देखरेख में हो रही है, वो भी जांच अडानी के ऊपर इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब जब ये दोनों काम हो रहे थे, एक संस्थान है, उसका नाम है OCCRP, इसने दोबारा से अदानी को एक्सपोज कर दिया और फिर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी बताया कि हमारे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जिसके अनुसार अदानी ने चोरी करी है, घोटाले किए हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड भी करे हैं। अब OCCRP तो बहुत बड़ी कंपनी का एक नाम लगता है। अब ये OCCRP है क्या? ये एक 50 से ज़्यादा जो ये मीडिया हाउसेस होते हैं और जो सो कॉल्ड NGOs जो चलाते हैं, इनका ग्रुप है, उनका एक नेटवर्क है। और ये करते क्या हैं, ये स्कैम्स को एक्सपोज करने का ये काम करते हैं कि भाई जहाँ पर भी स्कैम हुआ है दुनिया में, इसे हम एक्सपोज करेंगे थ्रू कि हमारी पकड़, इन लोगों की पकड़ हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट में, हर जगह पर है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं और स्कैम्स को ये बोलते हैं कि हम एक्सपोज करते हैं। पहले तो हम इनको ही एक्सपोज करते हैं कि OCCRP है क्या। ये जॉर्ज सोरोस की फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर फोर्ड फाउंडेशन, जिसको हमने बंद कर दिया, वो भी भारत के अंदर एजेंडा चलाते थे। रॉकफेलर जो ब्रदर्स हैं, उनकी फंडिंग है इसके अंदर। ओक फाउंडेशन है, OSF इनकी जो जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके अंदर फंडिंग करती है। प्लस US की जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसकी स्पॉन्सरर है और इसको फंड करती है। अब पहले तो ये हमें क्या एक्सपोज करेंगे, पहले तो हम OCCRP को ही हमने एक्सपोज कर दिया। और इसके अंदर ये तो मैंने बड़े बड़े नाम दे दिए आपको, जो दुनिया में गवर्नमेंट्स तक को घेरने में इनका हाथ होता है। प्लस इसमें जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं,
ये लेफ़्ट विंग वाले जो हमेशा ही चाहते हैं कि इनके हिसाब से गवर्नमेंट आए तो सब ठीक है, नहीं तो ये सब किसी को भी टिकने देते नहीं हैं। वो भी इसके अंदर मेंबर्स हैं, फंडिंग करते हैं और एजेंडास को चलाते हैं। अब इतना बड़ा समूह जब इकट्ठा हो गया हो और इनके पास फंडिंग भी हो, गवर्नमेंट्स के अंदर इनकी पहुंच भी हो, तो यार इनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होने बनते ही हैं। आप भी समझते हैं कि इनके हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा, तो तभी तो इन्होंने इतना बड़ा आरोप अदानी के ऊपर लगा दिया। चलिए, फिर भारत की सरकार ने क्या किया, जो सेबी है हमारी स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने सीआरपी को, जो ये ऑर्गेनाइजेशन को, इनको संपर्क किया और उन्हें बोला कि यार भैया, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आ गए हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा छानबीन करी। आप एक काम करो, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आए हैं कि अदानी ने चोरी करी है, ये थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर कर लो, भाई हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ चोरी हुई, कहाँ घोटाले हुए, और हम भी उसके बाद उसको पकड़ लेंगे। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई सबूत है चोरी का, तो वो एजेंसीज के साथ तो शेयर करेगा ही। लेकिन एक पंगा हो गया। ओसीसीआरपी ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन हमारी एक पॉलिसी है कि हम किसी को भी ये डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ये हम शेयर करते नहीं हैं। क्या आप सोच सकते हो, इतनी बड़ी कंपनी, भारत की, एशिया का रिचेस्ट आदमी, एक बार दुनिया का सेकंड मोस्ट रिचेस्ट आदमी था, उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन आरोप लगाती है, उसे चोर बोलती है। लेकिन किस बेसिस पे उन्होंने चोर बोला, वो डॉक्यूमेंट्स किसी को भी दिखाने से ये इनकार कर देते हैं कि हमारी पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है भाई? या तो इस पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इन्होंने हवा में तीर चला दिया सिर्फ इसलिए ताकि भारत के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि अदानी चोर है और मोदी का दोस्त है, इसलिए मोदी भी चोर है। ये एक परसेप्शन है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ओसीसी जो आरपी है, किसी भी तरह वो चाहती है कि अदानी को बदनाम किया जाए और इसके पीछे जो उसे फंड करने वाले जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा-सा रोका जाए कि भई अगर हम अदानी को आज फंडिंग करेंगे, तो कल को हो सकता है कि भई इसमें वाक़ई में कोई फ्रॉड निकले, तो हम इसका हाथ थोड़ा टाइट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो अदानी है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे और इतनी बड़ी कंपनी डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे आ जाएगी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग कि भई डॉक्यूमेंट जानकर इसको अलाइव रखा जाए और डॉक्यूमेंट होते हुए भी इन्हें ना दिया जाए और बदनामी करते जाएँ। तीसरा ये है कि भई डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, लेकिन ये 24 के इलेक्शंस जो होंगे उससे थोड़ा-सा पहले उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालेंगे, ताकि ना तो अदानी के पास, ना मोदी जी के पास, ना गवर्नमेंट के पास कोई भी चारा हो उसे बचाने का या अपना पक्ष रखने का। और लोगों के दिमाग में आएगा, देखिए हमने तो इतना विश्वास किया था मोदी जी के ऊपर, लेकिन ये भी चोर निकले। ये 3 सिनेरियोज़ हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं कि भई ये इसलिए डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे रहे। सो दोस्तों, अब ये तो हो गया सारा केस कि कैसे ये बिना सबूतों के ये अदानी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इश्यू ये है कि अदानी के पीछे ये सारे हाथ धोकर पड़े क्यों हैं? और राहुल गांधी जो है अडानी के नाम पे इतना उछल क्यों रहा है? इसको भी समझते हैं। आपको मालूम है इसका इसका जो कारण है वो है जो हम ये पोर्ट्स अदानी खरीदता जा रहा है, कभी इज़राइल में, कभी ग्रीस में, कभी ईरान में, और अभी एक नया हमने और बॉम्ब फोड़ दिया, वो है साबंग पोर्ट, जो कि मलाक्का स्ट्रेट के ज़ोन के अंदर आता है और सबसे बड़ा ये बिज़ी शिपिंग का रूट है। जो चाइना है, इसकी जो मेजर शिप्स हैं वो इसी एरिया में से निकल के जाती हैं। और जो अदानी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशंस कर रहा है सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ कि भाई हम यहाँ पर ये पोर्ट लेने को तैयार हैं और इसके लिए अगर $1 बिलियन खर्च भी करना पड़ेगा, हमने इसकी ऑलरेडी हमारे पास फंड्स हैं, हम ये सारा काम करने को तैयार हैं। अब ये देखिए ये जो डील है, ये अगर हो जाती है, लगता है मुझे ये डील हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जो साबंग पोर्ट है, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस जगह की। और ये आप समझ लीजिए जो जो मलक्का है, आप उसके बिल्कुल नाक आ जाए ना उसके ऊपर, ये मलक्का के ऊपर ये साबंग पोर्ट है। और ये मैं पिक्चर दिखा भी रहा हूँ, जिसके अंदर जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये इसकी लोकेशन है, यही साबंग पोर्ट है। और ये रेड सर्कल जो है, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा दिखा रहा हूँ जो, ये मलाक्का स्ट्रेट कहलाता है।
चीन का जितना भी इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो इसी रास्ते से जाता है। उसकी नेवी भी अगर उसने यूरोप के अंदर जाना है, मिडल ईस्ट में जाना है, अफ्रीका में जाना है, वो इसी एरिया से जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पोर्ट हमारे हाथ में आ जाता है, हम उसके सारे चीज़ें रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और इसीलिए उसने अपने टूल किट, राहुल गांधी और ये अपोजिशन पार्टियाँ और सारा मीडिया इसको एक्टिवेट कर दिया कि भाई अदानी का नाम जपो और लोगों को भ्रमित करो। अब देखिए अदानी ने क्या किया। पहले तो वो गया अफ्रीका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, ईरान में, वहाँ सारा काम कर दिया। अब वो जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। वेस्ट को तो हमने ऑलरेडी जो सुएज़ कनाल का एरिया है वो सारा हमने अपने कब्जे में कर लिया एक तरह से। अब ईस्ट की तरफ हमने जाना शुरू कर दिया। अब देखिए चाइना जो है ना, उसमें खलबली मची हुई है आज की डेट में कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा, कल को तो हमें भारत के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। और जो भारत की जो आज की डेट में ताकत है, जैसे अब मैंने एक वीडियो बनाया था कि कनाडा के ऊपर कैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक आज कनाडा की इज्जत के ऊपर कर रहे हैं, वैसा ही कल को चाइना के साथ भी हम ऐसा ही काम करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमने एक के साथ ऐसा किया, वो भी कनाडा जैसी वेस्टर्न पावर के साथ, चाइना को तो हम समझते कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी की चाबी को टाइट कर दिया। भैया जैसी चाबी टाइट करते हैं, ये अदानी अदानी बोलना शुरू कर देता है। अब आप देखिए एक और चीज़, जैसे यूएसए है, यूएसए ने हमेशा दुनिया को कंट्रोल किया, तेल को कंट्रोल किया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसको हम हथियार बोलते हैं, दवाइयाँ होती हैं, इन बिजनेसेस को उसने हमेशा कंट्रोल किया। भारत भी वही काम करता जा रहा है। ऑयल के अंदर आज हम यूरोप को, अमेरिका को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से लेते हैं सस्ते में, प्रोसेस करते हैं और यूरोप को और अमेरिका को हम बेच रहे हैं। दैट मीन्स हमने तेल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हथियार हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। दवाइयों की हम ऑलरेडी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री हैं। तो हमने भी वही काम शुरू कर दिए जो पहले अमेरिका करता था। और इसके अंदर, ये सारे कामों के अंदर अदानी एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है, एक गेम चेंजर हमारे पास आदमी है। इसीलिए जो अदानी है उसे टारगेट किया जा रहा है चाइना के कहने पर। और इसको टारगेट करने के लिए जो कीमत भी है वो भी चाइना इनकी जेबों में भरता जा रहा है। और चाइना का एजेंट देखिए, पप्पू जो है वो तो चाइना का एजेंट है, हम सबको मालूम है। और उसने भी अदानी के ऊपर जो अटैक्स हैं, किसी डॉक्यूमेंट के ना होते हुए, कोई प्रूफ नहीं, और इन्होंने इनके ऊपर, अदानी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको पूरी गेम समझा दी कि क्यों हो रही है, अदानी को कैसे एनसर्कल किया जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं दिए जा रहे, और ये बोलकर कि भी हमारा राइट है कि हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते नहीं हैं। इसलिए हमारा काम है सिर्फ एलिगेशन लगाना, प्रूफ दिखाना नहीं है। और उसको आगे हवा कौन देता है? ये चाइना का एजेंट पप्पू एंड पार्टी। दोस्तों, मैं आपको साथ ये सारी रिस्क में, मैं कौन सी कंट्री में बैठा हूँ, अपनी लाइफ को मैं रिस्क में डालकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और अब भारत के अंदर ही कुछ गद्दार हमारी वीडियोस को ब्लॉक कराते जा रहे हैं, इसे रिपोर्ट करते हैं यूट्यूब के अंदर। और मेरे अकाउंट को इन्होंने बंद कराने की पूरी कोशिश करी हुई है कि इस अकाउंट को बंद कराया जाए। मुझे इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप लोगों को जगाते नहीं हैं, फ़ायदा क्या फिर? मैं अपना टाइम निकाल कर आपके लिए काम करता हूँ, आप इतना सा भी काम या सपोर्ट मुझे नहीं करते हो, दुख होता है मुझे। बट मैं अपना काम जारी रखूँगा, इट डज़न्ट मैटर आप मेरी सपोर्ट करें ना करें। थैंक यू, जय हिंद। अपनी आंखें खोलें, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें। 2024 में पूरा घेरा बनाया हुआ है इन्होंने कि कैसे हमें हराना है, कैसे मोदी जी को हराना है। बेशक झूठ बोल के करें, ये पूरा इकोसिस्टम सारा इकट्ठा हो गया है। आप ही इकट्ठे नहीं हो, मुझे समझ नहीं आता आप कब इकट्ठे हो गए। दोस्तों प्लीज़ अपने देश को बचाइए। मुझे यहाँ बैठकर चिंता हो रही है, आपको वहाँ बैठकर भी चिंता नहीं है, इसी बात का दुख होता है मुझे। जागिए, लोगों को जगाइए और शेयर करें, और अपने देश को बचाइए। जय हिंद।